गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी इकोसिस्टम। इसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वी हैव सॉल्व्ड टिल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 and today we will start from question number 14 of very short answer type of question of NCERT exemplar. My name is Gunjan Sharma. I'm MBBS student at AIMS Nagpur. So let's start without any further delay. लेफ्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने लगाया हुआ है। इसके ये जो आगे के एमसीक्यूज हैं ये हम कर लिए हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमारे ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से चालू करेंगे। वेरी शॉर्ट, ओके या सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14 इज आस्किंग, लेट्स सी। Why is the rate of assimilation of energy at the herbivore level called secondary productivity? क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है एट द हर्बीवोर लेवल, हर्बीवोर के लेवल पे, उसको हमने सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्यों बोला है। ठीक है, बस यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको क्यों सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जो रेट ऑफ एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन का मतलब होता है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है। तो देखिए, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स, वो होती है जब हमारे प्लांट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जब हमारे प्लांट्स जो हैं, जिसको हम प्रोड्यूसर मानते हैं प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जब वो लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो वी कॉल इट एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि वाई, क्यों जब एक हर्बीवोर प्रोड्यूस करता है एनर्जी तो उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्यों बोलते हैं, प्राइमरी क्यों नहीं बोलते हैं। तो एक बार आप राइट स्क्रीन पे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसा कि मैंने बताया, इट्स द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड। बायोमास का मतलब यहाँ से एनर्जी से ही है। ठीक है, बायोमास से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो इट्स द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया बाय द प्लांट्स के द्वारा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का मतलब होता है जो लोग प्लांट पे फीड करते हैं। ठीक है, जो लोग प्लांट पे फीड करेंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इन हर्बीवोर्स, व्हेन द हर्बीवोर कंज्यूम द प्लांट। अब हर्बीवोर है, वो प्लांट पे फीड करेगा, तो वो जब हर्बीवोर प्लांट को कंज्यूम करेगा तो दे कन्वर्ट द प्लांट मैटर इनटू द एनिमल मैटर, एंड देयरफॉर द एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी एट द हर्बीवोर लेवल इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब जब एक हर्बीवोर, हर्बीवोर हम किसको बोलते हैं, जो प्लांट पे फीड करता है। जब एक हर्बीवोर प्लांट पे फीड करेगा तो वो क्या करेगा, प्लांट पे फीड करने के बाद जो प्लांट मैटर है उसको एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनिमल मैटर से, उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ही बोलते हैं। और जैसा कि हमने सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के डेफिनेशन में भी देखा, दैट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, हमारा हर्बीवोर है। ठीक है, तो ये न्यू ऑर्गेनिक मैटर का बनना है बाय हर्बीवोर। तो इसलिए हर्बीवोर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, बिकॉज वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, सिंपल सा इसका यही आंसर होगा, बिकॉज इट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाई आर न्यूट्रिएंट साइकिल्स इन नेचर कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इसमें पूछा है कि जो हमारे नेचर के अंदर न्यूट्रिएंट के साइकिल्स होते हैं उनको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का मतलब पहले समझते हैं। द टर्म बायोजियोकेमिकल साइकिल डिनोट द न्यूट्रिएंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, phosphorus move through the biological system.
बायोजियोकेमिकल साइकिल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ठीक है? ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मूव करते हैं थ्रू द बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड जियोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है हमारा, वो होता है बायोटिक, और जो जियोलॉजिकल सिस्टम होता है वो नॉन लिविंग बीइंग होता है ना? तो उसको हम बोलेंगे एबायोटिक, बायोलॉजिकल लिविंग, जियोलॉजिकल नॉन लिविंग। तो बायोलॉजिकल वालों को बायोटिक एंड जियोलॉजिकल वालों को एबायोटिक, ठीक है? Hence the nutrient cycling is called biogeochemical cycle. तो द टर्म बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या डिनोट करता है? न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये सब मूव करेंगे थ्रू बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे एनिमल्स, ठीक है, हमारे प्लांट्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, और जियोलॉजिकल मतलब जैसे पानी, वाटर, सॉइल, ये सब, ठीक है? इससे जब मूव करते हैं तो उस पूरी साइकिल को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है व्हाई आर न्यूट्रिएंट साइकिल्स, न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन साइकिल्स को जो होते हैं उनको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्यों बोलते हैं? जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया बायोजियोकेमिकल साइकिल के, कि जब ये लोग जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से मूव करते हैं तो उसको बायोजियोकेमिकल बोलते हैं। बायो मतलब बायोलॉजिकल, जियो मतलब जियोलॉजिकल, केमिकल तो ये सब है ही जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जब आप एग्जाम्पल लोगे इनका, जैसे कि मान लीजिए आप कार्बन का एग्जाम्पल लोगे, कार्बन मतलब CO2, ठीक है? CO2 प्रोड्यूस करेगा, ये आपका प्रोड्यूसर, ये आपका प्लांट, ये आ गया आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में। फिर CO2 से ये प्रोड्यूस करेगा, रेस्पिरेशन करके CO2 प्रोड्यूस करेगा हीट के साथ, तो CO2 एयर में जाएगा। एयर आपका जियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है? उसके बाद जो CO2 होगा, वो कंज्यूमर जो हैं वो भी प्रोड्यूस करेंगे, तो वो भी एयर में जाएगा। देन जो CO2 होता है, उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो लोग एनारोबिक वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो इनटेक करते हैं, तो वो सॉइल के अंदर चला जाएगा, ठीक है? तो ये जियोलॉजिकल मतलब सॉइल के अंदर, एयर के अंदर भी जा रहा है, प्लांट और एनिमल के अंदर भी जा रहा है। तो दोनों बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल में केमिकल घूम रहा है, इसलिए बायोजियोकेमिकल साइकिल इसको बोलेंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है? तो रॉक्स कंटेनिंग वाटर एंड मिनरल्स, प्रोड्यूसर प्लांट अपटेक करेगा, डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन के बाद जो हीट रिलीज होगी वो वापस एयर में चली जाएगी सॉइल से, ठीक है? CO2 डिकम्पोज होके वापस एयर में चला जाएगा। तो दिस इज द होल साइकिल दैट यू कैन सी, पूरा साइकिल में है। दैट्स व्हाई ऑल द न्यूट्रिएंट्स साइकिल कंसिडर टू बी बायोजियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब होता है न्यूट्रिएंट पास करता है फ्रॉम वेरियस कंपोनेंट्स एंड जैसे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल, ठीक है? तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को इसलिए बायोजियोकेमिकल साइकिल हम बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ ज़ेराक्स सक्सेशन। अब ये ज़ेराक्स सक्सेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, उसके बाद हम इसका एग्जांपल भी दे देंगे। तो देखिए, ज़ेराक्स सक्सेशन मतलब जेड सक्सेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है सक्सेशन ऑफ स्पीसीज, राइट स्क्रीन पे देखिए, ऑन बैरन ड्राई ग्राउंड वेयर द वाटर इज स्कार्स। जैसे कि इसके नाम में आप देख रहे हो ज़ेराश, ज़ेराश से आप निकाल सकते हो एक मतलब स्कार्स मतलब किसी चीज की कमी, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी, ठीक है? तो ज़िरात सक्सेशन हम किसको बोलेंगे? जब ऐसा कुछ आपका सक्सेशन होगा जो आपके किस पे होगा? एक बैरन, ठीक है, ड्राई एरिया पे होगा जहाँ पे पानी नहीं होगा। बैरन ड्राई एरिया पे जब कोई सक्सेशन होगा जहाँ पे पानी नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे ज़िरात सक्सेशन। तो इसके 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं, तो वो क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल आपके क्या है? एग्जाम्पल है जैसे लिथोस लिथोसियर सक्सेशन, पहला एग्जाम्पल आप दोगे। दूसरा एग्जाम्पल आप दोगे सामोसियर सक्सेशन। अब ये लिथोसियर एल एंड सामोसियर सक्सेशन क्या होता है? तो लिथोसियर सक्सेशन होता है इज अ टाइप ऑफ ज़िरात सक्सेशन ऑफ स्पीसीज ऑन न्यूली एक्सपोज्ड रॉक। मतलब जो चट्टानों के ऊपर सक्सेशन होता है, जो नई बनी हुई चट्टानें हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं ज़िरात सक्सेशन। और सामोसियर सक्सेशन क्या होता है? सामोसियर सक्सेशन एक ऐसा ज़िरात सक्सेशन है
जो न्यूली एक्सपोज़ कोस्टल सैंड पे होता है। मतलब जो आपके सी के आस-पास का कोस्टल सैंड हम किसको बोलेंगे? जो आपके सी के आजू-बाजू का सैंड होता है, ठीक है? उस सैंड पे जो होता है उसको बोलते हैं हम सामोसियर सक्सेशन। तो जो आपके लिथोसियर सक्सेशन होता है, वो भी ज़िराग सक्सेशन होता है, सामोसियर सक्सेशन भी ज़िराग सक्सेशन होता है क्योंकि ये दोनों ही एक खंडर जगह पे होती हैं, बैरन मतलब खंडर जगह पे होती है। और जो लिथोसियर सक्सेशन है, उसका प्राइमरी ऑर्गेनिज़्म होता है साइनोबैक्टीरिया और सामोसियर सक्सेशन का प्राइमरी स्पीशीज़ जो होता है, वो होता है सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज़। क्या होते हैं? सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज़, ठीक है? जो क्लोज़ेस्ट टू द सी में पाए जाते हैं, ओके? तो इसलिए हम ज़िराग सक्सेशन में लिथोसियर सक्सेशन एंड आपका सामोसियर सक्सेशन लिख के आएँगे, ठीक है? तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है डिफाइन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। डिफाइन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी क्या होता है उसको हमें डिफाइन करना है, ठीक है? तो चलिए सेल्फ सस्टेनेबिलिटी समझते हैं। एक बार आप लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आई विल एक्सप्लेन यू हियर। तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एक चीज़ समझ लेना ये एक एबिलिटी होती है। क्या होता है? दिस इज़ वन एबिलिटी। किस चीज़ की एबिलिटी होती है? एबिलिटी होती है एक इकोसिस्टम की टू मेंटेन इटसेल्फ। कोई भी इकोसिस्टम मतलब जो भी हमारा एनवायरनमेंट है जिसके इकोसिस्टम में आपके प्लांट, एनिमल्स सब आ जाएँगे। आपका पानी, आपका एयर, आपकी सॉइल सब आ जाएगा। ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये अपने आप ही खुद को मेंटेन कर लेता है। तो ये जो इसकी एबिलिटी है खुद को मेंटेन करने की, इसी एबिलिटी को हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है इसलिए बोला है हमने सेल्फ। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स, दैट इज़ व्हाई वी आर कॉलिंग इट सेल्फ। ठीक है? सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। तो ability of the ecosystem to maintain itself such as the depletion of the resources is avoided to maintain ecological balance is called self sustainability। एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसका। एग्जाम्पल ये है जैसे अगर आपके इकोसिस्टम के अंदर रिसोर्सेज कम हो गए, कम होने पे ये कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा कि ये इकोसिस्टम जीवित रहेगा, ठीक है? अपने आप को मेंटेन कर लेगा। तो इसी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बोलेंगे। ओके? नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि गिवन बिलो इज द फिगर ऑफ एन इकोसिस्टम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नीचे आपको एक फिगर दिया है इकोसिस्टम का और आपको पूछा है इसका आंसर दो कि ये किस चीज का फिगर आपको दिया गया है, ठीक है? तो पहला है व्हाट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में किस तरह का इकोसिस्टम आपको दिखाया गया है? पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप राइट स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल देखिए। ये एक और मैंने पिक्चर यहाँ पे डाली है। इस पिक्चर को देख के आपको बताना है कि कौन सा इकोसिस्टम है, ठीक है? तो देखिए इस पे किस तरह के प्लांट उग रहे हैं, किस तरह का ट्री उग रहा है, किस तरह के यहाँ पे रॉक्स हैं, पहाड़ हैं, ठीक है? पीछे आसमान है। तो ये एक तरह का मुझे देखने में कैसा लग रहा है? इसके जो प्लांट हैं, वो बहुत ही ड्राई दिख रहे हैं मुझे, है ना? एंड बहुत ही घने भी दिख रहे हैं और पीछे चट्टानें हैं और पहाड़ हैं। तो इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस इकोसिस्टम, ये जो राइट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और अगर इसमें हम किसी प्लांट का नाम बताएँ, जो इस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, तो वो हैं कौन से प्लांट? पलास ट्री, आंवला, ये सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको लेफ्ट स्क्रीन पे दिया है। ये देखिए मैंने ज़ूम इन करके आपको इमेज दिखाई है, ठीक है? तो ऐसी इमेज आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दी है। अब इस इमेज से मुझे क्या समझ आ रहा है कि कुछ सूखा-सूखा सा दिख रहा है, येलो-येलो। प्लांट भी आपके येलो-येलो यहाँ पे दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे ग्रीन दिख रहे हैं और रेत ही रेत दिख रही है, कुछ पानी नहीं दिख रहा है। तो डेज़र्ट आपको ऐसा दिखता है ना?
डेज़र्ट में पानी नहीं होता है, रेत ही रेत होती है। तो ये जो पिक्चर आपको दी है व्हाट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो इसका आंसर होगा डेज़र्ट, ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन इसका आंसर होगा डेज़र्ट। ये डेज़र्ट काइंड ऑफ इकोसिस्टम है, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन आपको बोला है कि नेम एनी प्लांट, किसी एक प्लांट का नाम बताना है, किसी एक प्लांट का नाम बताना है जो इस इकोसिस्टम में पाया जाता है। तो आप सबको पता है डेज़र्ट में कैसे प्लांट पाए जाते हैं? कैक्टस पाए जाते हैं। कैसे प्लांट पाए जाते हैं? कैक्टस पाए जाते हैं। ठीक है? तो आपका आंसर होगा डेज़र्ट एंड कैक्टस। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछ रहा है व्हाट इज़ कॉमन टू अर्थवर्म, मशरूम, सॉइल माइट्स एंड डंग बीटल इन अ इकोसिस्टम? इसमें पूछा है अर्थवर्म, मशरूम, सॉइल माइट एंड डंग बीटल के चारों में क्या कॉमन है? तो पहले मैं सब दिखाती हूँ कौन कैसा दिखता है। तो देखिए अर्थवर्म ऐसा दिखता है, राइट स्क्रीन पे देखिए जो पहला पिक्चर है ये अर्थवर्म का है। मशरूम्स तो आपको पता ही है, मशरूम तो ऐसे दिखते हैं, मशरूम फंगस होते हैं। अर्थवर्म जो होता है वो आपका एनालीड होता है, ठीक है? एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अर्थवर्म इज इन द एनालीड कैटेगरी। तो ये आपका जो दिखाया है ये है आपका, क्या है ये सॉइल माइट है, ये सॉइल के अंदर पाया जाता है, ये जो रेड कलर का छोटा-सा इंसेक्ट है इसको हम सॉइल माइट बोलते हैं। और ये डंग बीटल है, मतलब जो आपकी कैटल का डंग होता है, जो गोबर होता है, जो डंग केक्स होते हैं उन पे जो पाया जाता है वो बीटल, इसको हम डंग बीटल बोलते हैं। तो इन चारों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा चारों लोग ऐसे डेड एंड डिकेइंग मैटर में ही पड़े हैं, ठीक है? और ये चारों के चारों क्या खाते हैं? ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं और उनको डिकम्पोज़ करते हैं। तो इन चारों के बीच में क्या मेन कॉमन कैटेगरी में क्या है कि ये डिकम्पोज़र्स हैं और ये डेट्रीवोर हैं। डेट्रीवोर मतलब ये डेड चीज़ों को खाते हैं और डिकम्पोज़र्स मतलब उनको डिकम्पोज़ कर देते हैं। तो ऑल these organisms are detrivore decomposing organisms which feed on dead remains of plants and animals, ठीक है? तो this is the main common characteristic of all these animals. तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर डन विद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हमारे जितने भी रहते थे। अभी हम आगे करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस में प्लीज अच्छे से ध्यान देना बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि ऑर्गेनिजम्स एट अ हायर ट्रॉफिक लेवल हैव लेस एनर्जी अवेलेबल, कमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जैसे आपने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे ना पिरामिड में, सबसे पहले बेस होता है जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, फिर आपका प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है, सेकंड फर्स्ट, फिर आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल आता है जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर आपका टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है। तो ये हायर ट्रॉफिक लेवल है और ये लोअर ट्रॉफिक लेवल है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास लेस एनर्जी होती है, लेस एनर्जी इनके पास होती है, लेस एनर्जी होती है। तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों होती है। तो मैंने आपको 10% लो बताया था इफ यू रिमेंबर, 10% लो। ये 10% लो क्या बोलता था? ये 10% लो ऐसा बोलता था कि जैसे-जैसे आगे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, ठीक है? एक एनिमल से जब एक एनिमल इसको खा जाएगा, तो इसका कितना एनर्जी इसको मिलेगा? बस 10% एनर्जी ही इसको मिलेगा। जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाता है या फिर प्लांट को खा जाता है, 10% एनर्जी आगे जाती है, 90% एनर्जी उसी के पास रहती है। 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसमिट होती है। फिर जो 10% एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, यही मेन एनर्जी है जो इस एनिमल के पास है और ये जब आगे ट्रांसमिट करेगा तो इस 10% की भी 10% ट्रांसफर होएगी। तो बस 1% एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर होएगी। फिर जो 1% है इसका भी 10% जब ट्रांसफर होगा तो 0.1% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा। इसलिए जो प्रोडक्टिविटी होती है हायर ऑर्गेनिजम्स में वो लेस होती है क्योंकि लेस एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है? और इनके पास एनर्जी भी लेस होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट्स के पास होती है। आपको लगता होगा प्लांट्स से ज़्यादा एनर्जी बड़े एनिमल्स के पास होनी चाहिए, जैसे हाथी के पास होना चाहिए, लेकिन वो गलत है। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है छोटे-छोटे इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स के अंदर क्योंकि वहाँ पे एनर्जी 10% ही आगे ट्रांसफर हो रही है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? तो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों आपके ये हायर ट्रॉफिक लेवल पे लेस एनर्जी ट्रांसफर होनी है। तो दिस इज़ योर मेन रीज़न, ठीक है?
तो यही है रीज़न। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ट्रॉफिक लेवल भी दिखाए हैं। ये आपका प्रोड्यूसर है जो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल है, फिर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। और जैसा कि आप देख सकते हैं पहले 2000 किलो कैलोरी एनर्जी था, ठीक है? जब ये प्राइमरी कंज्यूमर के पास ज गया, तो इसका बस 10% ही एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास गया, ठीक है? तो जब 10% एनर्जी ही प्राइमरी कंज्यूमर के पास गया, तो 2000 से 200 हो गया। फिर 200 से ही 10% एनर्जी आगे गया तो 20 हो गया। 20 से 10% एनर्जी आगे गया तो 2 हो गया। तो देखिए एनर्जी घटती जा रही है, कम होती जा रही है, राइट? तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई एनर्जी फ्लो इज़ एनर्जी इज़ लेस इन हायर कंज्यूमर ग्रुप, बिकॉज़ एनर्जी कम ट्रांसफर होती जा रही है। यू गॉट इट ना? एंड हीट रिलीज़ होता जा रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ 10% लॉ। और मैंने लैंग्वेज में भी ये लिखा है, एज पर द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ एनर्जी एसिमुलेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सो विद राइज इन एवरी ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, तो एनर्जी घटती है। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम आर लिमिटेड। कमेंट। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो नंबर जो होता है ट्रॉफिक लेवल का इकोसिस्टम के अंदर, वो लिमिटेड होता है। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है? तो देखिए हर चीज ना, मेनली जो आपकी इकोसिस्टम के क्वेश्चंस है ना, आप अगर दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं 10% लोग ही आपका आंसर है, हर जगह मोस्टली, ठीक है? तो देखो 10% लो, अकॉर्डिंग टू 10% लो, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। ये तो आपको पता ही है कि 10% लो के हिसाब से बस 10% ही एनर्जी आगे जाता है। तो बहुत सारी एनर्जी तो हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। जैसे इस डायग्राम में मैंने दिखाया था ना, जो 90% एनर्जी है वो तो लॉस्ट हो जा रही है हीट के फॉर्म में यहाँ पे, और 10% ही एनर्जी है जो उस रह रही है। ठीक है? ये आपको समझ आना चाहिए। तो इसमें मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए ट्रॉफिक लेवल में भी लिमिट है। इस पूरी चेन में ट्रॉफिक लेवल जो है आपके 4 या 5 ही हो सकते हैं। क्वार्टिनरी कंज्यूमर तक पहुँच सकता है, 5 इज़ अ मैक्सिमम। और ये लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि आगे जाके 2 का अगर आप 10% निकालोगे, 2 का भी, तो वो निकलेगा 0.2। अब 0.2 में से भी अगर आप 10% आगे भेजोगे तो कितना कम हो जाएगा? 0.02। इतना कम एनर्जी में आगे हो ही नहीं सकता ट्रॉफिक लेवल, और ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मेन रीज़न है 10% लो। 10% लो की वजह से आपका इतना एनर्जी नहीं बच पा रहा है कि आप ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को रख पाओ। ठीक है? इसलिए देयरफॉर दिस लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन बिकॉज़ ऑफ लेस एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है? ये आपके ट्रॉफिक लेवल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो ऊपर थे वही है ये पे। टर्शियरी कंज्यूमर T4 पे आएगा, कार्निवोर्स T3 पे आएँगे, हर्बिवोर्स T2 में आएँगे, प्रोड्यूसर्स आपके T1 में आएँगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इज़ एन एक्वेरियम अ कंप्लीट इकोसिस्टम? क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है। देखिए एक्वेरियम ऐसा होता है, डायग्राम में जैसा आप देख रहे हो, आप घर में भी मछली पालते हो अगर, तो आपने देखा होगा मछलियों को आप एक छोटे से घर पे पोर्टेबल एक्वेरियम होता है, जैसे इसमें दिखा रखा है, इसके अंदर रखते हो। तो ये जो एक्वेरियम होता है इसके अंदर प्लांट्स भी होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरियाज़ भी होते हैं, इसके अंदर आपकी फिशेस भी होती हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें इस एक्वेरियम के अंदर होती हैं। तो ये इस तरह का इकोसिस्टम होता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें प्लांट्स भी हैं, इसमें फिशेस भी हैं, इसमें छोटे-छोटे इंसेक्ट्स जो आपके बैक्टीरियाज़ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो भी होते हैं, जो आपके वाटर इंसेक्ट्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले होते हैं, वो भी होते हैं। तो एक छोटे से लेके बड़ा जीव रहता है एक्वेरियम के अंदर। ये तो मैंने एक बहुत छोटा-सा एक्वेरियम दिखाया है, अगर आप दुबई वगैरह गए हैं, तो वहाँ पे आपने बड़े-बड़े एक्वेरियम देखे होंगे जब आप दुबई घूमे होंगे, जिसके अंदर शार्क्स तक होती हैं। समझ रहे हो ना? तो एक बड़े से लेके छोटा जीव एक एक्वेरियम के अंदर होता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि क्या एक्वेरियम एक कंप्लीट इकोसिस्टम है? तो पहले तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कंप्लीट इकोसिस्टम? ये आपको समझना होगा। कंप्लीट इकोसिस्टम क्या होता है? कंप्लीट इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर पानी, ऑक्सीजन, एनिमल, प्लांट, डिकम्पोज़र्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म सब कुछ होता है, सॉइल भी होता है, ठीक है? सब सारी चीज़ जिसमें होती है। मतलब सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जब एक इकोसिस्टम में मिल जाते हैं, ए फॉर एबायोटिक, बी फॉर बायोटिक, उसको हम कंप्लीट इकोसिस्टम बोलते हैं। और जैसा कि आपने इस पिक्चर में देखा है, इसके अंदर कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है इसके अंदर। प्लांट भी है, एनिमल्स भी हैं, सॉइल भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है? ये जीवित कैसे रहेंगी? ये ऑक्सीजन पे रहेंगी।
तो एन एक्वेरियम कंसिस्ट ऑफ ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक बैक्टीरिया, प्लांट, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट जैसे पानी, लाइट भी है, देखिए लाइट भी आ रही है, ठीक है? लाइट हम आर्टिफिशियल लाइट डालते हैं एक्वेरियम में, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं, तो इसलिए इस एक्वेरियम को हम कंप्लीट इकोसिस्टम बोलते हैं बिकॉज़ इट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन अ ट्रॉपिक्स? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि क्या रीज़न होगा फॉर द फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन द ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक्स क्या होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिक्स क्या होत ट्रॉपिक्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक्स होते हैं एक ऐसे अ एरिया जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। मतलब जहाँ पे थोड़ा-सा गर्म और ह्यूमिड मतलब नमी रहती है हवा में, ऐस उन जगह को हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में बोला है कि ट्रॉपिक्स के अंदर जो डिकम्पोज़िशन होता है उसका रेट फ़ास्ट होता है कंपेयर टू अदर्स। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो सबसे पहले तो डिकम्पोज़िशन के लिए कुछ फ़ेवरेबल फैक्टर्स होते हैं। डिकम्पोज़िशन के लिए कुछ फ़ेवरेबल फैक्टर्स होते हैं दैट यू नीड टू नो। सम फेवरेबल फैक्टर्स आर देयर फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है? तब जाके डिकम्पोजिशन होता है। फेवरेबल फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं आपके डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है? तो क्या रीज़न होगा फॉर फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन ट्रॉपिक्स? तो सबसे पहले तो हमें फेवरेबल फैक्टर्स में टेम्परेचर हाई चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है? मॉइस्चर भी चाहिए, आपको कंपोज़िशन जो है, जो आपकी उसमें डेट्रिटस मतलब डेड मटेरियल चाहिए, जो आपकी सॉइल वगैरह है, एनवायरनमेंट के अंदर डेड मटेरियल, डेट्रिटस चाहिए एंड ऑक्सीजन भी चाहिए। ये सब होते हैं फेवरेबल कंडीशन डिकम्पोजिशन के लिए। और ट्रॉपिक्स जैसे मैंने बताया, ट्रॉपिक्स हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस होती है। मतलब टेम्परेचर भी हाई है, मॉइस्चर भी है, इसलिए वहाँ पे सारे फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। दैट्स व्हाई वहाँ पे डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। तो डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंटू सिंपलर सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन बड़े मटेरियल का, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिक मैटर है, इतना बड़ा, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में काट देना और छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ने के बाद उससे ऑक्सीजन, CO2 ये सब मिनरल्स रिलीज़ करना, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, उसी को डिकम्पोज़िशन बोलते हैं, समझे ना? तो डिकम्पोज़िशन के फैक्टर्स आप बताओगे सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा चाहिए। मॉइस्चर भी चाहिए, कंपोज़िशन में आपको ऐसे डेड मटेरियल चाहिए, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस चाहिए, एनारोबिक कंडीशंस में ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके डिकम्पोजिशन फेवर होता है। एंड ट्रॉपिक्स के पास हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जो फेवर करता है डिकम्पोजिशन को, इसलिए ट्रॉपिक्स के पास फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आई गेस आपको समझ गया है, ठीक है? जितना मैंने समझाया उतना ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है ह्यूमन एक्टिविटीज इंटरफेयर विद कार्बन साइकिल, लिस्ट एनी 2 सच एक्टिविटीज। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कार्बन साइकिल क्या होता है ये आपको समझना है। जैसे कि हर चीज़ की साइकिल होती है, नाइट्रोजन की साइकिल होती है, फास्फोरस की साइकिल होती है, ऐसे ही कार्बन की भी साइकिल होती है। कार्बन आपको पता है ना, कार्बन एक आपका एलिमेंट है, ठीक है? इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ओके? 6 है या 12 है ये आप बताओगे मुझे। 6 क्या है, 12 क्या है, मास क्या है इसका और एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन है, कार्बन आपके आपके एनवायरनमेंट के अंदर कैसे फ्लो करता है, जैसे मैंने आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बताई थी ना, वैसे ही कार्बन एक न्यूट्रिएंट साइकिल है, ठीक है? तो कार्बन की जो न्यूट्रिएंट साइकिल है सी कार्बन की, वो किस फॉर्म में होती है? सबसे पहले तो वो CO2 के फॉर्म में होएगी। कार्बन CO2 के फॉर्म में एनवायरनमेंट में एक से दूसरी जगह पे फ्लो करेगा, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो इस साइकिल को इंटरफेयर करती हैं, उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताना है। तो ये तो देख लीजिए कार्बन साइकिल राइट स्क्रीन पे मैंने दे रखा है। यहाँ पे फैक्ट्री लगा रखी है। फैक्ट्री से जो भी बाहर हीट वगैरह आ रही है, जो भी गैसेज़ आ रही है वो CO2 के फॉर्म में आ रही है। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी CO2 है। जो प्लांट हैं वो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के बाद CO2 बाहर छोड़ रहे हैं। एनिमल भी रेस्पिरेशन के बाद CO2 बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इसी CO2 को ये कंज़्यूम कर रहे हैं। इस CO2 को कंज़्यूम करने के बाद वो एक और जब वो प्लांट मतलब कि मुरझा गए, मिट्टी में मिल गए, तो एक ऑर्गेनिक कार्बन बन रहा है। इस ऑर्गेनिक कार्बन को जो भी आपके डिकम्पोज़र्स लोग हैं, वो इसको क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज़ कर रहे हैं और डिकम्पोज़ करने के बाद इनको ये दोबारा न्यूट्रिएंट में चेंज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल में चेंज कर रहे हैं और ये जो फॉसिल फ्यूल है, इसको दोबारा आपकी फैक्ट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, ठीक है?
ये पूरा कार्बन साइकिल है। फैक्ट्रीज़ आपके कार्बन को यूज़ करती है, याद रखना। कोल वगैरह को यूज़ करती है, कोयला, कोयला के अंदर कार्बन होता है। तो ये पूरा एक कार्बन का साइकिल है जो आपकी हो रहा है एनवायरनमेंट में। अब क्वेश्चन में बोला है इस कार्बन साइकिल को इंटरफेयर करती है 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़, उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का नाम बताना है। तो समझिए स्टूडेंट्स, जैसे कि इस ये जो पेड़ वगैरह है, इनमें समझिए कि आग लग गई, ये पेड़ सारे खत्म हो गए। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि पेड़ खत्म हो गए। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये जो कार्बन है इसको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है, बस प्लांट ही कंज्यूम कर रहे थे। ऑर्गेनिक कार्बन का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहीं पे कार्बन साइकिल आपकी रुक जाएगी। ठीक है? दूसरा, अगर डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन ही आग लगाएँगे, ह्यूमन ही डिफॉरेस्टेशन करेंगे, सारे प्लांट्स को डिफॉरेस्ट करेंगे, काट देंगे। तो जब ये सारे ट्रीज़ को डिफॉरेस्ट कर देंगे, काट देंगे तो कोई ट्री नहीं रहेगा, ठीक है? CO2 का फिक्सेशन करने के लिए, क फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आप 2 एक्टिविटीज़ लिख के आओगे, एक तो डिफॉरेस्टेशन लिख के आओगे, जब भी आपको कोई पूछेगा 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ व्हिच इंटरफेयर, और दूसरा लिखा होगे फायर अगर लग गया आपका, ठीक है? जंगल के अंदर ह्यूमन ने फायर लगा दिया, तो ये 2 चीज़ आप मेंशन करोगे। तो first, the deforestation of trees, one of the human activity which cause a rise in the carbon level by less production of oxygen and less consumption of carbon dioxide. And second है rapidly burning of fossil fuel. Fossil fuel जैसे coal, petroleum, ये काम में आते हैं for cooking and transport. ये fossil fuel burn होते हैं, they emit carbon components. ठीक है? तो ये फॉसिल फ्यूल है, अगर प्लांट को जला दिया या फिर फॉसिल फ्यूल को भी जला दिया, ये आप बर्निंग ऑफ प्लांट भी लिख के आ सकते हो और फॉसिल फ्यूल का बर्निंग भी लिख के आ सकते हो। अगर फॉसिल फ्यूल को हमने जला दिया जैसे ट्रांसपोर्ट करने में, तो ये कार्बन कंपोनेंट्स को एमिट करेगा, इसका हम कोई यूज़ नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो दिस इज़ ऑल द थिंग व्हिच अ ह्यूमन कैन इंटरफेयर इन द कार्बन साइकिल, मतलब कोई भी जो आर्टिफिशियल चीज़ हो रही है वो इंटरफेरेंस है। जैसे यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी तो ये इंटरफेरेंस है। वहाँ पे प्लांट को काट दिया तो वो इंटरफेरेंस है। तो ये सब चीज़ें आपको लिख के आनी है जो कार्बन साइकिल में इंटरफेयर करती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है आपके इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है? तो भी आपके ट्रॉफिक लेवल्स हमने पढ़े हैं, इतने सारे, ये पिरामिड होता है, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो इनमें जो हमने अभी तक एनर्जी पढ़ा था कि यहाँ से हीट रिलीज़ होता है, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो सब हमने एक ही डायरेक्शन में पढ़ा है ना? वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, वो साइकिल की तरह घूम नहीं रहा है, साइकिल की तरह वो घूम नहीं रहा है। तो क्वेश्चन में बोला ऐसा क्यों है? ये एक ही डायरेक्शन में क्यों होता है? ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर उनको कंज़्यूम कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर इनटेक कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर कर रहा है, देन क्वाaternary, देन डिकम्पोज़र्स, और ये सब साइकिल में नहीं है, ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये यहाँ पे जाके मिल नहीं रहा है। इट्स यूनिडायरेक्शनल, वन वे है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना वो वन वे ही होता है। ये वन वे इसलिए होता है बिकॉज़ एनर्जी लॉस होता है हीट के फॉर्म में। जब भी एक से दूसरी जगह पे एनर्जी पहुँचता है, एक ऑर्गेनिज़्म से दूसरी ऑर्गेनिज़्म में, एक फूड चेन में, तो वो जो एनर्जी लॉस्ट होता है हीट के फॉर्म में, उस एनर्जी को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसलिए क्योंकि वो एनर्जी दोबारा प्लांट यूज़ नहीं कर सकता है, वो एनर्जी आगे चला गया, और जो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हुआ वो यूज़ नहीं कर सकता है प्लांट। प्लांट या ना तो एनिमल को खा सकता है, ठीक है? कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़े थे, जैसे पिक्चर प्लांट होता है आपका, वो एक्सेप्शन होता है, लेकिन ओवरऑल प्लांट कोई एनिमल को खा नहीं सकता है, प्लांट हीट को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए वो साइकिल में आ ही नहीं सकती एनर्जी वापस लौट के प्लांट पे। प्लांट को नया एनर्जी ही लेना पड़ेगा सन से, ठीक है? वो साइकिल में नहीं आ पाएगी क्योंकि प्लांट कैन नॉट एब्ज़ॉर्ब हीट, प्लांट कैन नॉट ईट इंसेक्ट्स और एनिमल्स। दैट्स व्हाई आपका जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है आपके फूड साइकिल में या फिर आपके ट्रॉफिक लेवल्स में। दिस इज़ द मेन रीज़न। ठीक है? तो यही रीज़न आप लिख के आओगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज़ यूनिडायरेक्शनल बिकॉज़ द एनर्जी लॉस्ट एज़ हीट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ऑफ अ फूड चेन कैन नॉट बी रीयूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। During the transfer of energy through successive trophic levels in an ecosystem, there is loss of energy all along the path. जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी का लॉस होता है, और वो एनर्जी प्लांट नहीं कर सकता है यूज़, उसको नया एनर्जी लेना पड़ेगा सन से, इसलिए वो यूनिडायरेक्शनल है और साइकिल में नहीं।
ठीक है? इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7th। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो माइक्रोब होते हैं वो बनाते हैं एक परमानेंट बायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो परमानेंट बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं आपके इकोसिस्टम में, व्हाइल प्लांट्स हैव बीन रेफर्ड टू एज ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन जो प्लांट होता है उसको हम रेफर करते हैं टू एज ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स एज हेटेरोट्रॉफ्स। व्हाट आर माइक्रोब्स रेफर टू एज? ठीक है? प्लांट के अलावा माइक्रोब्स भी होते हैं आपके इकोसिस्टम में, तो प्लांट को तो हम ऑटोट्रॉफ की तरह रेफर कर देते हैं, एनिमल को हम हेटेरोट्रॉफ की तरह रेफर कर देते हैं। ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था एमसीक्यू के। ऑटोट्रॉफ होते हैं जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो हमने ये तो बोल दिया कि प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे। लेकिन माइक्रोब्स को क्या बोलेंगे ये हमने नहीं बताया, और माइक्रोब्स अपनी एनर्जी फुलफिलमेंट कैसे करेगा ये भी नहीं बताया। तो ये 2 चीज़ क्वेश्चन में पूछी है कि माइक्रोब्स को क्या बोलेंगे और माइक्रोब्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेगा। तो इसके लिए देखिए आप राइट स्क्रीन पे, सबसे पहले तो जो माइक्रोब्स हैं उनको हम बोलेंगे डिकम्पोज़र्स की कैटेगरी में। क्योंकि वो जो बचा-कुचा, मरा हुआ, डेट्रिटस, डेड वेस्ट मटेरियल होता है उसको खाता है और उसको डिकम्पोज़ करके अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। इनऑर्गेनिक मैटर में उसको चेंज कर देता है, मतलब डिकम्पोज़ कर देता है, मिनरल्स में बदल देता है। इसलिए हम उनको बोलेंगे डिकम्पोज़र्स। बैक्टीरिया एंड फंगस को जो इन डेड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल पे फीड करेंगे और उनको एक सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देंगे। तो उसको हम डिकम्पोज़र्स या फिर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और माइंड में स्टूडेंट्स की, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये देखिए, ये जो मैं आपको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रही हूँ इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, ये जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ ओनली। ठीक है? ये आप कन्फ्यूज़ मत होना। अल्टीमेटली है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हेटेरोट्रॉफ ही, लेकिन इनको हमने एक अलग से टर्म दे दिया है सेप्रोट्रॉफ। क्योंकि ये भी तो, सेपरेट्रॉफ का मतलब क्या है? जो डेड मटेरियल को खाएगा, मतलब खुद का खाना खुद तो नहीं बना रहा है ना, किसी पे फीड ही कर रहा है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ ओनली, बट वी कॉल दीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एज़ सेप्रोट्रॉफ्स, डिकम्पोज़र्स, और वी कैन से। ये पिक्चर मैंने यहाँ पे बस डाल दी है डिकम्पोज़र्स को दिखाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है। फिर मैकेनिज़्म इनका पूछा है कि कैसे ये अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पे लिखा है कि हाउ डू माइक्रोब्स फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट? क्वेश्चन पूछ रहा है ये। कैसे करेंगे ये एनर्जी रिक्वायरमेंट? एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनको खा के ही करते हैं। जो भी बचा-कुचा न्यूट्रिएंट उनके अंदर होता है ना, उसको वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं। तो माइक्रोब सीक्रेट एंजाइम्स एक्चुअली। ये कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो इन ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देता है और एब्ज़ॉर्ब कर देता है। एब्ज़ॉर्ब करने के बाद ये खुद एनर्जी बना लेते हैं, जो भी इनका डेड मटेरियल जो भी ये खाते हैं, ठीक है? तो ऐसे इनको एनर्जी मिलता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, जस्ट इतना ज़्यादा लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है तो इसलिए आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन को भी हम हाइलाइट करके पढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन है, पोचिंग ऑफ टाइगर इज़ अ बर्निंग इश्यू इन टुडेज़ वर्ल्ड। What implication would this activity have on the functioning of the ecosystem of which the tigers are an integral part? ये आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है कि पोचिंग ऑफ टाइगर, है ना? पोचिंग ऑफ टाइगर इज़ अ बर्निंग सेंसेशन इन टुडेज़ वर्ल्ड, ठीक है? और बोल रहा है कि ये जो एक्टिविटी है ये आपको क्या इम्प्लीकेशन देगी कंसिडरिंग टाइगर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है? तो पोचिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। पोचिंग का मतलब क्या होता है? पोचिंग का मतलब है किसी चीज़ को खत्म कर देना, टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर देना, टाइगर को खत्म करना, मारना, किलिंग द टाइगर इज़ कॉल्ड पोचिंग। तो ये जो टाइगर को मारते हैं लोग, उनको अपने टाइगर की जो खाल होती है, उसको, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, उनका शौक होता है वो कि टाइगर की स्किन की वो चीज़ें बना के अपने घर में रखते हैं, ठीक है?
टाइगर की स्किन को एकदम ऐसे शोकेस। तो दिस इज व्हाई ह्यूमन आर एक्सप्लॉइटिंग टाइगर, एक्चुअली टाइगर पॉपुलेशन। तो ये पहले तो बहुत होता था, टाइगर्स बहुत सारे शिकार पे मारे जाते थे। एक शौक होता था राजा महाराजाओं का कि वो जाके टाइगर्स को मारते थे, फिर काफी लोग ऐसा कर देते। अब इस चीज पे बैन कर दिया गया है, टाइगर एकदम गवर्नमेंट की अंडर आ गए हैं और गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ एनी प्राइवेट पोजेशन ऑफ टाइगर। तो ये जो टाइगर है ये एक बर्निंग इशू है टुडेज वर्ल्ड में। एंड क्या इम्प्लीकेशन ये एक्टिविटी देता है हमारे इकोसिस्टम के फंक्शनिंग को, ठीक है? मतलब जो टाइगर खत्म हो रहे हैं इससे हमारे इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसमें टाइगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिस इकोसिस्टम का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि टाइगर आपका क्या करता है इकोसिस्टम में, उसका योगदान क्या है, और अगर टाइगर को हम खत्म कर देंगे हमारे इकोसिस्टम से तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे इकोसिस्टम पे, ठीक है? तो ये आपको बताना है। तो आप ना इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करोगे। पहला पार्ट में आप बताओगे कि टाइगर जो टाइगर्स हैं उनकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है? टाइगर का रोल क्या है आपके इकोसिस्टम के अंदर? पहला आप ये आंसर दोगे। दूसरा आंसर दोगे जो टाइगर हैं, वो अगर खत्म हुए, वो अगर डिक्लाइन हुए तो इकोसिस्टम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो इकोसिस्टम पे आप इफेक्ट बताओगे अगर टाइगर की पॉपुलेशन कम होती है तो। तो अगर आपका ये पार्ट क्लियर है कि टाइगर का रोल क्या है इकोसिस्टम में, तो ये वाला पार्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो पहले रोल देखिए, टाइगर सबसे पहले तो टाइगर का जैसे नाम आता है तो जंगल का राजा, है ना? जंगल का राजा मतलब टॉप कार्निवोर एकदम, मतलब जो सारे एनिमल्स को मार के खा सकता है। तो टाइगर्स आर द टॉप कार्निवोर इन द ग्रेजिंग फूड चेन दैट ऑपरेट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पहला योगदान ये है। They prey on primary consumers, hence indirectly ensuring that overgrazing of the plant is prevented. तो ये टाइगर क्या करते हैं, जो भी हिरन वगैरह हैं, जो घास-फूस खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उनको मार देते हैं। उनको उनके लिए टाइगर के लिए वो खाना होता है। जब वो उनको मार देंगे तो ऑब्वियसली प्लांट ज़्यादा खत्म नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट को खाने वाला जो जीव है उसको टाइगर खा रहा है। टाइगर अगर उसको खा जाएगा तो टाइगर इनडायरेक्टली प्लांट को बचा रहा है। ये योगदान है टाइगर का। अगर टाइगर को ही खत्म कर दिया तो सारे जो जीव हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, वो बढ़ जाएँगे। वो बढ़ जाएँगे तो हमारे प्लांट का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो उससे और प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। तो इफ़ेक्ट क्या है वो देख लीजिए। अगर टाइगर का नंबर कम होता है तो इफ़ेक्ट क्या होगा? इफ़ेक्ट होगा सबसे पहले तो हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाएगा। हर्बीवोर्स मतलब जो आपके उनको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट का नंबर कम हो जाएगा। इस वजह से ट्रांसपिरेशन वगैरह और आपका रेनफॉल वगैरह और जो भी आपकी नेचुरल चीज़ें होती हैं, उन सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। पूरा क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न दैट यू विल गिव फॉर दिस, ठीक है? तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9th पे। इन रिलेशन टू एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 10 केजी ऑफ डियर्स मीट इज इक्वल टू 1 केजी ऑफ लायंस फ्लैश। एक स्टेटमेंट दिया है आपको, क्या स्टेटमेंट दिया है कि एक मान लीजिए हिरन है, इस हिरन का हमने 10 किलो मीट लिया, ठीक है? और एक है आपका लायन, शेर है, ठीक है? लायन है और लायन का हमने कितना किलो लिया? 1 किलो मीट लिया, दोनों को मारा और इतना-इतना मीट हम लेके आए। और हमने कंपेयर किया तो जो 10 किलो मीट आपके हिरन का था, उसका एनर्जी बराबर था 1 किलो मीट ऑफ लायन के। ये ऐसा आपको देखने को मिला, एनर्जी अगर आपने देखा तो, ठीक है? तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों है? कि हिरन का 10 केजी मीट का एनर्जी लायन के 1 किलो मीट के एनर्जी के बराबर क्यों है? तो घूम फिर के बात आती है 10% एनर्जी ट्रांसफर पे। ये जो 10% लो है ना आपका एनर्जी ट्रांसफर का, यही रीज़न है इसका। क्यों है वो मैं बताती हूँ। 10% लो बोलता है कि एनर्जी फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर एंड एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल पे, वो बस 10% एनर्जी ही रिसीव करते हैं फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल इन अकॉर्डेंस ऑफ 10% लो, ठीक है? ये आपको पता है। जैसे रोडेंट जो होता है उसके बाद 2000 किलो जूल का एनर्जी होता है। स्नेक के पास 10% ही पहुंचेगा, 200 पहुंचेगा। हॉक के पास 20 पहुंचेगा, ईगल के पास 2 ही पहुंचेगा।
तो अगर लायन 10 केजी ऑफ डियर का मीट खा लेगा, ठीक है? अगर लायन ने 10 केजी, लायन डियर को खाता है, ठीक है? लायन ने अगर 10 केजी ये खा लिया, तो 10 केजी का जो एनर्जी होगा वो बस 10% ही होगा जो लायन के पास जाएगा, ठीक है? लायन के पास बस 10% ही जा पाएगा। तो 10% 10 केजी का कितना हुआ? 1 केजी हुआ, ठीक है? 1 केजी हुआ। तो इसलिए इफ अ लायन ईट्स 10 केजी ऑफ डियर मीट, एज़ ओनली 10% एनर्जी इज़ पास्ड टू द लायन, लायन के पास बस 10% एनर्जी पास हुआ है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 केजी ऑफ लायन्स मीट। 10 केजी ऑफ डियर्स मीट, 10 केजी ऑफ डियर्स मीट में से 10% एनर्जी पहुँचेगा, मतलब 1 केजी ऑफ डियर्स एनर्जी ही पहुँचेगा, 1 केजी, इसलिए इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 केजी ऑफ लायन्स मीट। So this is the reason, 10% low is the reason. Question number 10 देखिए, primary productivity varies from ecosystem to ecosystem, explain. अच्छा, तो 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के बीच में वेरी करती है। मतलब अगर एक इकोसिस्टम को हम उठाए, जैसे कि मान लीजिए आपका हमने पानी वाला, सी वाला, ओशन वाला इकोसिस्टम उठाया, है ना? और एक हमने आपका उठाया ग्रास वाला, मतलब ऑन सॉइल, ये लैंड वाला इकोसिस्टम उठाया, लैंड वाला। मान लीजिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का इकोसिस्टम उठाया। यहाँ पे देखिए नीचे, एक हमने उठाया ओशन का इकोसिस्टम, पानी वाला, एक हमने उठाया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों, अब क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 2 इकोसिस्टम की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो अलग-अलग हो सकती है, और ऐसा क्यों? इसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग-अलग हो सकता है। पहले तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता क्या है ये समझिए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स पर यूनिट एरिया, है ना? ये होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट जितना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं वो होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। अब ओशन के अंदर पर यूनिट एरिया जितने प्लांट्स हैं वो कम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में, इसलिए ओशन का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगा कंपेयर टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में प्लांट्स का बहुत हाई नंबर है पर यूनिट एरिया, इसलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक से दूसरे इकोसिस्टम में वेरी करती है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है? बिकॉज ऑफ द रेट एट विच प्लांट प्रोड्यूसिंग बायोमास, ऑल दीज थिंग्स डिपेंड, नंबर एंड द रेट। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो रेट होता है, देन इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट, और ये भी डिपेंड करेगा कि प्लांट की स्पीसीज कौन सी है। अब बहुत बड़ा जो प्लांट हो, बहुत बड़ा जो ट्री होता है, जैसे बरगद का ट्री, बड़े बड़े, उनके अंदर बहुत सारी लीव्स होती हैं तो बहुत सारा बायोमास प्रोड्यूस होता है। ओशन के अंदर छोटे छोटे बुशेस जैसे प्लांट होते हैं तो वो कम प्रोड्यूस करेंगे, तो स्पीसीज पे भी डिपेंड करेगा, नंबर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये तीनों चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यही दिया है, अगर आप राइट स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे कि वहाँ पे कितना सनलाइट आ रहा है, कितना ऑक्सीजन पहुंच रहा है जो प्लांट को चाहिए, कितना CO2 है, कितना न्यूट्रिएंट सॉइल में है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट पे भी डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ प्लांट इज हायर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एज कम्पेयर टू डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा होता है, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है देन डेजर्ट्स, ठीक है, ड्यू टू मोर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। सिंस द प्लांट पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स वेरी फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, इसलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। दिस इज द समरी एंड एग्जाम्पल आप ये दे देना, ठीक है? प्लांट पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर अलग अलग होते हैं, इसलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी अलग अलग होती है। दिस विल यू विल से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ये है, तो इसमें लिखा है कि समटाइम्स ड्यू टू बायोटिक एबायोटिक फैक्टर द क्लाइमेक्स रिमेन इन अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज प्री क्लाइमेक्स विदाउट रीचिंग क्लाइमेक्स। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? इफ यस गिव सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें बोला है कि कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर क्लाइमेक्स रीच ही नहीं होता है, प्री क्लाइमेक्स की स्टेज ही स्टक हो जाता है। मतलब कि इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको पता है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है मतलब कि जैसे एनिमल्स के अंदर इवोल्यूशन होता है, ऐसे ही एनवायरनमेंट के अंदर हम सक्सेशन बोलते हैं। एक लैंड था खाली, वहां पे धीरे 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 फॉरेस्ट बन गया, तो जो जो स्टेजेस आई,
मतलब एक खाली लैंड से जब एक फॉरेस्ट बना तो बीच में जितनी भी स्टेजेस आई, वो पूरी स्टेज को हम बोलेंगे सक्सेशन, क्योंकि वो एक स्टेप वाइज़ होता है, पूरा सीक्वेंस वाइज़ होता है। तो कभी-कभी क्या होता है, ड्यू टू एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एंड बायोटिक लिविंग फैक्टर्स की वजह से क्लाइमेक्स क्या होता है, जो अल्टीमेटली जो स्टेबल स्टेज जो पहुँचनी होती है, जिसके लिए ये पूरा सक्सेशन होता है, उसको हम क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हैं। जैसे कि एक जंगल बन जाना, ठीक है? वो होती है आपकी क्लाइमेक्स स्टेज। तो कई बार क्या होता है, क्यों कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्लाइमेक्स स्टेज हम रीच ही नहीं कर पाते हैं। क्लाइमेक्स से जस्ट जो पहला स्टेप होता है, जिसको हम प्री क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हैं, बस वही हम रीच कर पाते हैं। ठीक है? कुछ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स की वजह से। तो आपको वही बताना है कि डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एंड इफ येस, गिव सूटेबल एग्जांपल। तो मैं तो बोलूँगी येस, आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। कभी-कभी ऐसा सच में होता है, ठीक है? और ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स आपके ऊपर-नीचे हो जाते हैं। जैसे कि कहीं पे पानी की कमी हो गई, एबायोटिक फैक्टर हो गया, तो वहाँ पे अच्छे से प्लांट नहीं उग पाएँगे, पूरा क्लाइमेक्स स्टेज नहीं पहुँच पाएगा। बायोटिक फैक्टर जैसे कि कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की कमी हो गई सॉइल के अंदर, तो सॉइल फर्टाइल नहीं रही। सॉइल फर्टाइल नहीं रही, तो वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए क्लाइमेक्स स्टेज नहीं पहुँच पाएगी। तो इट इज़ ट्रू दैट एनी स्टेज चेंज इन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर that will arrest a particular serial stage leading to pre-climax condition before the climax stage. दिस कैन हैपन इन केसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर, और ये सब ना कुछ कैलेमिटीज़ के चलते हो सकता है। जैसे कोई कहीं पे कैलेमिटी आ गई, है ना? कोई ह्यूमन ने इंटरफेयर कर दिया, जैसे ह्यूमन ने आग लगा दी फॉरेस्ट में, या फिर फॉरेस्ट में खुद से आग लग गई। ह्यूमन ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक आ गया, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, हर्बीवोर की पॉपुलेशन या तो बढ़ गई या तो कम हो गई। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये एग्ज़ाम्पल्स आप दे देना, इसकी वजह से ये सब हो सकता है। तो सूटेबल एग्ज़ाम्पल में आप ये लिख के आओगे, जो ये सेकंड लाइन आपको लिखी है। और डायग्राम में देख लीजिए बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स कैसे होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स लिविंग होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग होते हैं। एबायोटिक में जैसे ये रॉक हो गया, माउंटेन हो गया, बायोटिक में ये सब ऑर्गेनिज़म्स हो गए। एबायोटिक में पानी हो गया, बायोटिक में मछली हो गया, एबायोटिक में हवा हो गई, बायोटिक में बर्ड्स हो गए, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। सनलाइट आपके एबायोटिक फैक्टर में आएगा, बायोटिक में आपके ट्रीज़ आ जाएँगे, प्लांट्स आ जाएँगे, ऑर्गेनिज़म्स आ जाएँगे। इनमें अगर ऊपर-नीचे होगा, ऊपर-नीचे किसी भी कैलेमिटी का एग्ज़ाम्पल दे देना या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस का एग्ज़ाम्पल दे देना, तो उसकी वजह से आपका प्री क्लाइमेक्स स्टेज ही होगा, क्लाइमेक्स स्टेज नहीं पहुँच पाओगे। क्लाइमेक्स स्टेज होता है द फाइनल मोस्ट स्टेबल स्टेज। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इनकम्प्लीट इकोसिस्टम? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम क्या होता है, और उसको एक सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करो। तो एक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या है? अगर एक भी कंपोनेंट मिसिंग है आपके इकोसिस्टम में, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट से बनता है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है? जैसे आपकी चट्टानें, आपका पानी, आपका सनलाइट, बायोटिक के अंदर आपका प्लांट आ जाएगा, आपका ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आ जाएगा, हर्बीवोर का, कार्निवोर का, ये सब होते हैं एक इकोसिस्टम को बनाने वाले। इनकम्प्लीट इकोसिस्टम होगा अगर कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग होगा, मतलब मान लीजिए कहीं पे सनलाइट नहीं पहुँच रही है, या फिर कहीं पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही नहीं है, कहीं पे सॉइल ही नहीं है, तो वो हो गया इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, ठीक है? तो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम की डेफिनिशन आप बता दोगे ना, इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट इज़ मिसिंग, द इकोसिस्टम इज़ सेड टू बी इनकम्प्लीट। तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करो। तो देखिए इस डायग्राम में आपको कुछ दिख रहा है? इस डायग्राम में मैंने आपको बेंथिक ज़ोन दिखाई है। बेंथिक ज़ोन क्या है? ये पूरी जो ज़ोन आपको दिख रही है, जहाँ पे एकदम डार्क हो गया है, ये देखिए पूरा डार्क हो गया है। डार्क क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पहुँच ही नहीं रही है, ठीक है? तो यहाँ पे सनलाइट एबायोटिक फैक्टर है ही नहीं, तो इसको हम इनकम्प्लीट इकोसिस्टम बोलेंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल आप दे देना, द बेंथिक ज़ोन ऑफ द ओशन विल नॉट हैव प्रोड्यूसर्स एज़ लाइट इज़ स्कैंटी इन द डीपर लेयर्स, हैंस इट्स एन इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। इस डायग्राम में आपको कोई प्लांट नहीं दिख रहा है, कोई एक्वाटिक एनिमल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, प्लांट नहीं है, तो यहाँ पे सनलाइट नहीं है, तो इसको हम इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का नेम देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करें, तो इकोलॉजिकल पिरामिड के शॉर्टकमिंग्स बताना है। शॉर्टकमिंग्स का मतलब है कि क्या-क्या कमियाँ हैं, तो वो बतानी है इकोलॉजिकल पिरामिड की, ठीक है? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है?
इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का, जैसे एनर्जी, नंबर एंड बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का, जैसे कि एनर्जी, नंबर, बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। इसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे एनर्जी, नंबर एंड बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ये अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो। अब शॉर्टकमिंग्स क्या है, मतलब कि इसकी कमियां क्या है, वो मैं आपको गिना देती हूँ। वही आंसर मतलब वही क्वेश्चन है एक्चुअली। तो देखिए, पहला कमी तो ये है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फूड वेब। अब इकोलॉजिकल पिरामिड में डेफिनेशन में हमने देखा एनर्जी है, नंबर है, बायोमास है। पर फूड साइकिल या फूड वेब नहीं है, जहाँ पे वन स्पीसी कैन बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरेक्शन इन द इकोसिस्टम। फूड वेब का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फूड चेन में प्रेजेंट हो सकता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड उस चीज को डिपिक्ट नहीं करता है। ठीक है, बस फूड चेन को डिपिक्ट करेगा, लेकिन फूड वेब को डिपिक्ट नहीं करेगा। सेकंड कमी ये है कि डिकम्पोजर दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट्स रिसाइक्लिंग, आपको पता है जो सॉइल के अंदर आपके छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजर्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स रिसाइक्लिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है? तो वो जो डिकम्पोजर्स है ना, वो रिप्रेजेंट ही नहीं किए जाते हैं आपके इकोलॉजिकल पिरामिड में। तो ये आपकी 2 मेन कमी है इकोलॉजिकल पिरामिड की, जो आपको याद रखनी है। क्या है पहली? पहली ये है कि फूड वेब को नहीं दिखाता है, दूसरा है कि डिकम्पोजर्स को नहीं दिखाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमिफिकेशंस एंड मिनरलाइजेशन? बहुत ही छोटा-सा क्वेश्चन है। मैं डायग्राम से समझा देती हूँ आपको, फिर मैं आऊँगी लैंग्वेज पे। ठीक है? तो देखिए, ह्यूमिफिकेशन का मतलब ये आपको इसके वर्ड से पता चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन का मतलब है या हमस का फॉर्मेशन, ह्यूमस या फिर हमस, जो भी आप बोलोगे। हमस का फॉर्मेशन। हमस क्या है? हमस द मोस्ट फर्टाइल सॉइल लेयर, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड हमस, जो एसेंशियल होता है फॉर प्लांट ग्रोथ, फॉरेस्ट फॉर्मेशन या फिर आपकी खेती के लिए। सॉइल होती है, उसकी लेयर होती है आपकी हमस। तो हमस का फॉर्मेशन होता है आपका ह्यूमिफिकेशन। ठीक है? ह्यूमिफिकेशन इज हमस का फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। अब देखिए, एक तो हो गया हमस का फॉर्मेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है ना, हमस के अंदर जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। हमस के अंदर जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता। अब मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मिनरल होता है, वो क्या होता है? मिनरल इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिनरल क्या होगा? मिनरल एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है? तो हमस का जो फॉर्मेशन है, वो तो हो गया इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन, जो सॉइल की फर्टिलिटी बनाएगा। मिनरलाइज़ेशन में होगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन। तो जब भी स्टूडेंट्स आपका ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब मिनरल बनेगा, तो उसको बोलेंगे मिनरलाइज़ेशन। सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर चेंज होके जब आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देगा, ठीक है? दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मिनरलाइज़ेशन। एंड हमस फॉर्मेशन मतलब ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। तो द मेन डिफरेंस इज दैट, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सॉइल को दिखाया गया है सबस्ट्रेटम, सबसॉइल एंड सॉइल। जो इस सॉइल की लेयर है, ये पूरी हमस है, जहाँ पे छोटे-छोटे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, जो इसकी फर्टिलिटी बढ़ा रहा है। ठीक है? और यहाँ पे मिनरलाइज़ेशन का डायग्राम आप देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज़म्स आए, उन्होंने इसको डिकम्पोज़ कर दिया और इनऑर्गेनिक मटेरियल को रिलीज़ कर दिया। जैसे NH4 प्लस अमोनियम एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो इसको बोला मिनरलाइज़ेशन। ठीक है? तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस दैट यू विल राइट ऑन इट। तो ह्यूमिफिकेशन का डेफिनिशन है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अमॉर्फस टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है? जो टॉपमोस्ट लेयर ये जो आपको दिख रही है सॉइल की, वो है ह्यूमस और ये होता है ऑर्गेनिक। एंड मिनरलाइजेशन है, ह्यूमस जब डिग्रेड कर जाता है, मतलब जब वहाँ पे डिकम्पोजर्स आके ह्यूमस को डिग्रेड करने लगता है, ह्यूमस के अंदर जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है हमस के अंदर, उसको जब डिग्रेड करेंगे तो उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में बदलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मिनरलाइजेशन। ठीक है? तो दिस इज द मेन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फिल इन द ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड इन द फिगर। तो आपको एक फिगर दिया है यहाँ पे, ये देखिए, ये फिगर आपको दिया है।
ठीक है? ये फिगर आपको दिया है और जैसे लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ये फिगर दिया है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डैश करके दिए हैं। इन बॉक्सेस को आपको भरना है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपका प्रोड्यूसर है जो आपका प्लांट है। सेकंड क्या है? सेकेंडरी आपका प्राइमरी कंज्यूमर है जो प्लांट को खा रहा है। प्लांट को खाने वाला आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है जो थर्ड है और जो फोर्थ है वो आपका है टर्शियरी कंज्यूमर। तो भर दोगे ना? फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड, थर्ड आपका टर्शियरी कंज्यूमर एंड थर्ड आपका सेकेंडरी कंज्यूमर और फोर्थ आपका टर्शियरी कंज्यूमर। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख के आ जाना प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप मोस्ट कार्निवोर। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस इज अफेक्टेड बाय द एबायोटिक फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, पीएच ऑफ द सॉइल, सबस्ट्रेटम, टेम्परेचर, डिस्कस। हाँ, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। डिकम्पोजिशन के कुछ फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमने टेम्परेचर पढ़ा था, ह्यूमिडिटी पढ़ा था, है ना? ये सब हमने पढ़ा था, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी फॉर डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा था। तो इसमें यही लिखा है कि कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर। तो ये आपको डिस्कस करना है कि क्यों इस पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है। तो देखिए आंसर राइट स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, ऑलवेज हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। जो आपके हमने ये देखा था ना कि ट्रॉपिकल एरिया में डिकम्पोजिशन का रेट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर हाई होता है, जो टेम्परेचर है वो हाई होता है और ट्रॉपिकल जो एरियाज़ होता है वो ह्यूमिड होता है ट्रॉपिकल एरियाज़। क्या होता है? ह्यूमिड होता है। ठीक है? वहाँ पे मॉइस्चर होता है, तो वहाँ पे आपका रेट ऑफ डिकम्पोज़िशन हाई होता है। तो ऑलवेज़ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी फेवर्स द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोज़िशन, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया कि ट्रॉपिकल एरिया में तो ज़्यादा डिकम्पोज़िशन हो रहा है और ट्रॉपिकल एरिया का एनवायरनमेंट कैसा है? हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिड। तो हमने ऑब्ज़र्व करके ये स्टेटमेंट निकाली कि हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी फेवर्स लो पीएच रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ डिकम्पोज़र माइक्रोब्स। Therefore, the process of decomposition slows down. The decomposition of detritus is due to the activity microorganisms। और जो decomposition होता है वो कौन करता है? Microorganisms करते हैं। ठीक है? Microorganisms करते हैं decomposition एंड लो पीएच जो होता है वो रिड्यूस कर देता है डिकम्पोजिशन के रेट को। अगर पीएच लो है, पीएच लो का मतलब है एसिडिटी, एसिडिटी है। तो एसिडिटी में तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो मर जाते हैं। इसलिए ये वाला जो एबायोटिक फैक्टर है ना, ये अफेक्ट करता है पीएच वाला। ऑक्सीजन वाला अफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन करता है उनको ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए और टेम्परेचर भी हाई चाहिए जिससे वो एंजाइम प्रोड्यूस कर सके डिकम्पोज करने के लिए। इसलिए ये तीनों चीजें एबायोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है फॉर डिकम्पोजिशन। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। We are done with short answer type of questions. In next session, this next session would be the last session of this chapter, and we will complete long answer type of questions in next session. So, thank you so much.